Good morning, student. Today we will start our next chapter, footprint without feet. यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि हमारा जो बुक है उसका भी नाम फुटप्रिंट विदाउट फिट है और आपका जो ये चैप्टर है लेसन 5 वो भी फुटप्रिंट विदाउट फिट है। पिछले चैप्टर में हम लोग एट रैंक ऑफ सर्जरी पढ़े, द थीव्स स्टोरी पढ़े। उसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर और फोर्थ चैप्टर है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये दोनों चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फिट पढ़ेंगे क्योंकि इस बार के सिलेबस में इन दोनों चैप्टर को हटा दिया है। सो हम लोग अपने फुटप्रिंट विदाउट फिट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फुटप्रिंट विदाउट फिट यानी बिना पैरों के फुटप्रिंट यानी पैरों के निशान। इस स्टोरी में क्या है कि बिना पैर यानी पैर तो दिखाई नहीं दे रहे लेकिन उनके फुटप्रिंट यानी कि उनके निशान दिखाई दे रहे हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई मैन इनविजिबल हो सकता है? इस चैप्टर में राइटर ने एक ऐसे मैन के बारे में बताया जो इनविजिबल हो सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। इस चैप्टर में एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताया गया जो किस तरह से अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और डज ही यूज और मिस यूज इस डिस्कवर, और वो अपने इस डिस्कवर का यानी एक ऐसा साइंटिस्ट जो ऐसा डिस्कवर करता है जिससे वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और इस इनविजिबल करने का वो मिस यूज करता है या फिर इसका उपयोग यानी कि यूज करता है। यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम आपको पूरी समरी एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग बहुत ही ध्यान से उसको समझेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। I will explain this chapter of the summary. ये चैप्टर स्टार्ट होता है दो बच्चों के आपस में बात करने से। वो क्या बात कर रहे हैं? वो किसी फुटप्रिंट का पीछा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो बच्चे हैं, वो किसी फुटप्रिंट का पीछा करते हुए उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें बार बार यानी लाइन से फुटप्रिंट दिखाई देते जा रहे हैं लेकिन सामने कोई नज़र नहीं आता है। वो इस फुटप्रिंट को उस मार्ग को पीछा करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता है, केवल वो फुटप्रिंट ही दिखाई देते हैं, केवल पैरों के निशान दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आखिर वो फुटप्रिंट थे किसके? तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट है, ठीक है। ये फुटप्रिंट उसी ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट का था। ग्रिफिन जो है वो बहुत दिनों से ये रिसर्च कर रहा था, उसे एक ऐसी मेडिसिन बनानी थी जिससे लोग वो ह्यूमन बीइंग्स को इनविजिबल कर सके। और उसके बार बार प्रयास करने से एक दिन वो क्या करता है, वो उस मेडिसिन को बना लेता है और जिससे ह्यूमन बीइंग्स इनविजिबल हो सके। और मेडिसिन बनाने के बाद वो क्या करता है, उसे ड्रिंक कर जाता है यानी सारी मेडिसिन को पी जाता है। ड्रिंक करने के बाद वो इनविजिबल हो जाता है एज लाइक एक ग्लास, ठीक है। इनविजिबल हो जाता है यानी वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो इसका यूज करता है या मिस यूज करता है, यही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। यानी यहाँ पर जो लड़के पीछा कर रहे हैं वो ग्रिफिन है और ग्रिफिन की वो फुटप्रिंट है, वो फुटप्रिंट उन्हें दिखाई दे रही है लेकिन वो ग्रिफिन इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रिफिन जहाँ रहता था, क्योंकि ग्रिफिन जो था वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आती थी। वो लॉलेस व्यक्ति था यानी उसे किसी भी तरह का लॉलेस यानी कानून को नियम को तोड़ने वाला, वो किसी रूल को किसी कानून को फॉलो नहीं करना चाहता था। वो अपने जो उसे समझ में आता था वो वही करना चाहता था। इसलिए जिस जगह पे वो रहता था उसका जो लैंडलॉर्ड था, उसका जो मकान मालिक था, उसके इस मिसबिहेव की वजह से वो उसे क्या करता है, घर से निकाल देता है। और ग्रिफिन इस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए यानी कि इस चीज़ का बदला लेने के लिए उसके घर को वो आग लगा देता है। जब वो, और ये सारी घटना कहाँ घट रही है, लंदन में। ये सारी चीज़ें लंदन में हो रही थी और इस तरह से जब आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति किसी के घर को ही आग लगा देगा, घर को ही जला देगा, तो उसे पूरी पुलिस तो ढूंढेगी ही, यानी सभी लोग उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सा व्यक्ति है जो इस तरह का गलत काम किया। इसी से बचने के लिए ग्रिफिन क्या करता, अपने आप को इनविजिबल कर लेता है क्योंकि लोग उसका पीछा कर रहे थे। इनविजिबल तो कर लेता है, ग्रिफिन तो इनविजिबल हो जाता है लेकिन उसके जो क्लॉथ थे, जो उसके कपड़े थे वो इनविजिबल नहीं हुए थे। यानी जहाँ वो जाता था वो नहीं दिखता था लेकिन उसके जो क्लॉथ थे, जो कपड़े थे वो दिखाई देते थे।
इस तरह से ग्रिफिन बचने के लिए, तो भी उसका लोग पीछा कर रहे थे उसे पकड़ने के लिए, इस तरह से वो बचने के लिए एक बार एक स्टोर में जाता है। उसे भूख भी लगी थी, उसे लगता है कि शायद इस स्टोर में जा कर के मैं बच सकूँगा। जब ग्रिफिन वहाँ पहुँचता है तो स्टोर बंद होने का टाइम हो जाता है और उसके पहुँचने के कुछ समय बाद ही स्टोर बंद हो जाता है। ग्रिफिन वहीं पे छिपा हुआ था। जैसे स्टोर बंद होता है, ग्रिफिन वहाँ जा कर के, जब उसे लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, एक चीज़ मैं पीछे जा रही हूँ, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को इनविजिबल करने के लिए वो धीरे धीरे अपने सारे क्लॉथ को निकाल के एयर में फेंक देता है, और जब उसके सारे कपड़े निकल जाते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है। और वो मौसम जो था, जिस समय वो ऐसा चिली विंटर था, और उसमें हाँ ठंड की मौसम थी, और उस समय क्या होता है कि इस तरह के मौसम में इस तरह का डिसीज़न लेना कि बिना कपड़े के जाना कहीं, उसके लिए बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और उसी से बचने के लिए वो उस स्टोर में प्रवेश करता है, स्टोर में एंट्री करता है, जहाँ उसे लगता है कि शायद मैं यहाँ बच पाऊँगा। और स्टोर में जाने के बाद वो ऐसा टाइम था जिस समय स्टोर बंद हो रहा था। जब स्टोर बंद हो जाता है तो ग्रिफिन क्या करता है, वहाँ से उस स्टोर में पहले तो एक पैकिंग को ओपन करता है, वहाँ से उसे नए कपड़े मिल जाते हैं, वो उस नए कपड़े को पहन लेता है। उसके बाद ग्रिफिन अच्छे फूड को, जो भी वहाँ पे पैकेज जो भी फूड रखे हुए थे, उसे खाता है, और खाने पीने के बाद वहीं पर सो जाता है। ग्रिफिन को ये लग रहा था कि शायद जब तक ये स्टोर अगले नेक्स्ट मॉर्निंग को ओपन होगी तब तक मैं उठ जाऊँगा और मैं यहाँ से भाग लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रिफिन वहीं सोया रहता है, स्टोर ओपन होता है, स्टोर कीपर सभी वहाँ आते हैं। तभी ग्रिफिन देखता है कि 2 लोग उसे फॉलो करते हुए उसके पास आ रहे हैं। ये चीज़ देख करके ग्रिफिन वहाँ से भागने लगता है, और जब ग्रिफिन वहाँ से भागने लगता है तो वो वहाँ से नए कपड़े पहना हुआ था, फिर से उसकी बॉडी नहीं लेकिन उससे कपड़े दिखाई देने लगते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये कोई है, और सभी उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। फिर इस तरह से बचने के लिए ग्रिफिन क्या करता है, भागते भागते अपने सारे कपड़ों को फिर से एयर में फेंक देता है, और फिर से नए किसी शॉप में एंट्री कर जाता है। नए शॉप में जाने के बाद उसे वहाँ से नए ड्रेस मिल जाते हैं, वहाँ से विस्कर्स, नए शॉप क्या थी, वो एक ड्रामा कंपनी थी, जहाँ से उसे बहुत सारी चीज़ें नई नई मिलती हैं। उसे लगता है कि इस ड्रामा कंपनी में मैं जाऊँगा तो मुझे अपने फेस को भी चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे उसे बड़ी बड़ी मूछें मिल गई, उसे चश्मा मिल गया, उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल गई, उसे हैट मिल गया, उसे नए तरह के ड्रेस मिल गए, जिससे वो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है, पूरी तरह से नए लुक में आ जाता है। और फिर उस स्टोर से, उस जगह से निकलता है। उसके बाद एक शॉपकीपर के, यानी कि एक दुकान पर जा कर के वो जो शॉपकीपर था, वो जो दुकान वाला था, उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है, और अटैक करने के बाद उसके सारे पैसे लूट करके वहाँ से भाग जाता है। इस तरह से ग्रिफिन इस तरह अपने इस इनविजिबल होने का बहुत सारा मिसयूज कर रहा था। फिर वहाँ से वो निकलने के बाद उसे लगता है कि शायद वो लंदन में अब नहीं रह पाएगा, तो वहीं लंदन के पास के एक आइपिंग नामक एक विलेज में जाता है। यानी वो वहाँ से कोई जो भी वेसल्स होगी, किसी तरह से वो आइपिंग नामक विलेज में पहुँच जाता है। और आइपिंग विलेज में पहुँचने के बाद वहीं पास में इन बोलते हैं। इन का मतलब होता है जो ऐसे सराय, जो होटल और लोगों को ठहरने के लिए बने होते हैं, उसे इन बोलते हैं। वो उस इन में जाता है जहाँ वो 2 कमरे अपने लिए अलॉट करा लेता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village Iping है, where he booked 2 rooms at the local inn। उस लोकल इन यानी कि लोकल जगह पर, उस लोकल विलेज में एक इन यानी सराय में अपने लिए 2 कमरे बुक करा लेता है। ठीक है। The arrival of the stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance settled tongue wagging Mr. Hall, and the landlord's wife was made every effort to be friendly। वो ऐसा कंडीशन था उस ठंड के मौसम में, कोई भी जल्दी वहाँ पर ठहरने के लिए नहीं आ रहा था। मतलब कहने का मतलब है कि वो जो लैंडलॉर्ड वहाँ के थे, जो इन के यानी उस जो सराय के जो मालिक थे, और वो जो उस मालिक की वाइफ थी, वहाँ पर इस टाइम कोई भी ठहरने के लिए नहीं आ रहा था। इसलिए जब वो ग्रिफिन वहाँ पहुँचता है तो उसके साथ वो बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं। वो उसके लुक पे नहीं जाते हैं, उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं। और ग्रिफिन ने अपने पूरे फेस को पट्टी से कवर किया था, उस पर नकली विस्कर्स लगाए थे और नकली चश्मे लगाए थे। इस तरह से वो अपने पूरे फेस को, इनविजिबल फेस का लुक दे दिया था। और वहाँ पहुँचने के बाद वो बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करती है। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड
टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन किसी भी तरह का उसके पास ये इच्छा नहीं रखता है कि वो उससे बात करे, वो बात करना नहीं चाहता है। माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। बताता है कि मेरा यहाँ रीज़न इस आइपिंग नामक आइपिंग जगह पर आने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि मैं ये चाह रहा था कि मैं एकांत, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले रहना, एकांत जगह पे रहना। मैं एकांत की तलाश कर रहा था क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में कोई दखल अंदाजी करे, मुझे ये पसंद नहीं। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क बिसाइड एन एक्सीडेंट एज अफेक्टेड माई फेस। वो बिना पूछे पहले ही बता देता है कि मेरा ये जो फेस है वो एक एक्सीडेंट में ख़राब हो गया था और मैं ये नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे, मेरे काम में किसी की दखल अंदाजी मुझे पसंद नहीं। Certified that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mr. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. इस तरह से अपने इस तरह के साइंटिस्ट को देख करके जो दखल अंदाजी नहीं पसंद कर रहा था और इसेंट्रिक साइंटिस्ट को देख करके मिस्टर हाल ने भी, क्योंकि मिस्टर हाल को भी ऑलरेडी पहले से पेमेंट हो चुका था, इसलिए उस चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती हैं और किसी तरह का एक्सक्यूज़ नहीं देती हैं, किसी तरह का एक्सक्यूज़ लेती भी नहीं है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट, और उसे उसके काम के लिए मतलब छोड़ देती हैं क्योंकि बहुत ही इरिटेबल था, उसे किसी तरह का दखल अंदाजी नहीं पसंद था। उसे देख करके मिस्टर हाल को लग जाता है कि शायद ये बिल्कुल अजीब सा है, लेकिन मिस्टर हाल को तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका था, इसलिए उस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली गिवन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर दीज रेडी कैश। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। जल्दी ही वो चोरी किया हुआ पैसा ज़्यादा दिन तक तो चलता नहीं, जल्दी वो ख़त्म हो जाता है। और जब मिस्टर हाल उसके नेक्स्ट बार जब पैसे के लिए कहती हैं, वो बताता है कि मेरे पास एक चेक आने ही वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। Shortly afterwards, a curious episode occurred very early in the morning. A clergyman and his wife were awakened by noise in the study. Creeping down stairs, they heard a chink of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. अगले ही सुबह एक घटना घटती है। कैसी घटना थी कि वहीं पास के जो गांव था, उसी गांव में एक क्लर्जीमैन यानी जो चर्च का देख रेख करते हैं उन्हें क्लर्जीमैन बोलते हैं। तो क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ के घर में एक घटना घटती है। वो घटना क्या थी कि उनके वहाँ उन्हें फील होता है कि उनका जो स्टडी कमरा था वहाँ पर किसी तरह की उन्हें पैसे की खनकने की या कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद वहाँ पर किसी तरह का कोई चोर आया होगा या कुछ ना कुछ तो है, इसलिए वो बिना आवाज़ किए एक पोकर के साथ, पोकर मतलब लोहे की छड़, उसके साथ वहाँ पे एंट्री करते हैं और बहुत ही शांति से फ्लंग ओपन द डोर, बहुत ही अचानक से फाटक को खोलते हैं और कहते हैं सरेंडर, यानी तुम आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन वो क्या पाते हैं, देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। लेकिन क्या होता है, अचानक से उन्हें लगता है ये तो रूम बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई नहीं था। He and his wife looked under the desk and behind the curtain and even up। इस तरह से वो और उनके वाइफ चारों तरफ पर्दों के पीछे, डेस्क के नीचे, बेड के पास हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। और जब वो अपने क्या कहते हैं कि अपने डेस्क को देखते हैं तो वहाँ से सारा पैसा गायब था। Extraordinary affair the clergyman kept saying for the rest of the day। और इस तरह से वो इस अद्भुत घटना को पूरे दिन कहते रहते हैं। जो क्लर्जीमैन थे वो पूरे दिन घूम घूम के सभी से घटना बताते हैं। But it was not extraordinary as the behavior of Mr. Hall's furniture a little later than the morning। उसे छड़ के बाद जब जो ये उतनी अद्भुत घटना नहीं थी जो मिस्टर हाल के साथ खुद ही होता है, उनके फर्नीचर के साथ होता है। ये कैसी घटना थी, the landlord and his wife were up very early and were surprised to see scientist door with wide open। लैंडलॉर्ड और उसके यानी मिस्टर जो हाल थी, मिसेस हॉल थी और उनके हस्बैंड जो सराय के मालिक और मालकिन थे, वो जल्दी ही उठ गए थे। और उठने के बाद वो उस दिन देखते हैं कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो ओपन है। वो हमेशा देखते थे कि साइंटिस्ट का जो डोर था जहाँ वो रहता था वो हमेशा लॉक्ड रहता था, लेकिन वो खुला हुआ था। यूजली इट वॉज सर्टेन लॉक एंड ही वॉज क्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। द अपॉर्चुनिटी सेम टू गुड to be missed, they peeped round the door, saw nobody and decided to investigate। जब वो धीरे से देखते हैं उस कमरे में तो वहाँ कोई नहीं होता, उन्हें लगता है कि हमें इस कमरे में जाकर देखना चाहिए।
थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए आखिर इस कमरे में चल क्या रहा है। लेकिन द बेड क्लॉथ वर कोल्ड, सोविंग एंड द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज मोर वेयर लेइंग अबाउट द रूम। उसके सारे कपड़े, उसके बैंडेज, जो भी उसके चेहरे पे देखे तो उन्होंने वो सब कुछ वहीं पर बेड पे पड़ा हुआ था और साइंटिस्ट वहाँ पर नहीं था। जैसा लग रहा था कि अभी उठ करके कहीं गया है। ऑल ऑफ अ सडन मिस्टर हॉल हियर्ड अ स्नीप क्लोज टू हर ईयर। तभी मिस्टर हॉल को अपने मिसेस हॉल को अपने कान के पास एक स्निफ करने की, सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। ए मोमेंट लेटर देन हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप द डेस्क इटसेल्फ इनटू हर फेस। तभी लिखते हैं कि एक हेड उछलता हुआ उनके फेस के पास आकर के गिरता है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। उसी बेडरूम का जो चेयर था वो बिकम अलाइव, यानी वो जीवित हो गया, वो चेयर भी मूव करने लगी। बेड पोस्ट लिफ्ट स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लॉर्ज लेग्स फॉरमोस्ट। और फिर क्या होता है, वो इस तरह से उड़ता हुआ एयर में उनके पैर के पास आकर के पैर पे उनके बहुत तेज चोट लगती है। ऐसी हेड हरासमेंट टर्न अवे इन टेरर। जैसे वो जाने के लिए और उनके हस्बैंड मुड़ते हैं, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट द रूम एंड देन अपीयर्ड ए स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। फिर क्या होता है, वो चेयर ही उन्हें पुश करके बाहर कर देती है और उस तरह से वो कमरा फिर से बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। तो दोनों बहुत ही हैरान थे इस चीज़ों को देख करके। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन hysteria. She was convinced the room was haunted by spirit, and then the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. My poor mother used to sit in this chair. She moaned to think it should rise up against me now. मिसेस हॉल को ये देख करके बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि जो वो चेयर थी जिसके साथ मिसयूज हो रहा था, वो चेयर मिसेस हॉल के मदर की थी। वो कहती है कि ये साइंटिस्ट मेरे माँ के चेयर के साथ क्या कर रहा है, जरूर उसने किसी आत्मा को डाल दिया है, जरूर ये कोई भूत प्रेत है और ये बेचारी मेरी माँ इस पर बैठती थी। द फीलिंग अमॉन्ग द नाइबर वाज दैट द ट्रबल वाज केस्ड बाय विचक्राफ्ट। यानी जो नाइबर थे, जो पड़ोसी थे, जो आसपास के लोग थे, उन्हें लग रहा था कि ये तो जो है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जरूर साइंटिस्ट ने कुछ जादू टोना कर दिया है, चाहे ये जादू टोना हो या ना हो। When news of the clergy at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicious grew even stranger when he suddenly produced some ready cash. Thought he had admitted not long before that he had no money. उसी समय जो उस गांव में क्लर्जीमैन के घर जो घटना घटी थी, वो चीज़ें, और साइंटिस्ट का उसी समय जो कहता है कि मेरे पास रेडी कैश नहीं है, उसका चेक आने वाला था, लेकिन वो अचानक से उन्हें पैसे ला करके देता है। ये सारी चीज़ें मिसेस हॉल को बड़ी ही सरप्राइज करती हैं और मिसेस हॉल ने द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। इसलिए मिसेस हॉल ने विलेज कांस्टेबल को बुला रखा था। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। मिसेस हॉल को बड़ा ही उतनी प्रतीक्षा नहीं की गई, उसने कांस्टेबल का वेट नहीं किया और डायरेक्ट साइंटिस्ट के पास पहुंची और वो चीज़ें पूछने लगी कि तुम्हारे रूम में ये क्या रहस्यमय है, क्या हो रहा है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेन ऑफ स्टेयर्स, सी डैम्ड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कैम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। उसने पूछा कि तुम मेरे इस चेयर के साथ क्या कर रहे हो, तुमने उस चेयर में किसे प्रवेश करा रखा है, और ये बताओ कि तुम इस एम्प्टी रूम में, इस लॉक्ड रूम में कैसे, एम्प्टी रूम से लॉक्ड रूम से, यानी कि तुम कैसे इस एम्प्टी रूम में प्रवेश किए, लॉक्ड रूम में प्रवेश किए और इस खाली कमरे से फिर कैसे बाहर आ रहे हो। ये चीज़ें उसे बहुत सरप्राइज कर रही थी। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज किक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकम फ्यूरियस। वो तो ऑलरेडी बहुत ही क्रोधित था, वो उसकी बातें सुन करके बिल्कुल फ्यूरियस हो जाता है। और यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम, ये तुम कहता है कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। He shouted, very well, I show you, I will show you. वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। Suddenly he threw a bandage, whiskers, spectacles, and even knows it took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. फिर क्या होता है,
अचानक से वो सारी चीज़ें अपने एयर में फेंक देता है। वो नकली विस्कर्स, वो जो उसने ग्लासेस पहने थे, वो जो उसने मूछें लगाई थी, जो उसने पट्टियाँ कवर की थी, वो सारी चीज़ें एयर में उड़ने लगती हैं। और इस तरह से जब सारी चीज़ें निकलती हैं तो उस सराय में और लोग जो थे वो इस तरह के बिना हेड के मैन के, बिना जिसके पास सिर ना हो, ऐसे व्यक्ति को देख करके बहुत ही स्ट्रेंथ, बहुत ही सरप्राइज होते हैं। मिस्टर जेफर्स, द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट ए हेड। तभी जफर नाम का कांस्टेबल वहां पहुंच चुका था जिसे मिसेस हॉल ने बुलाया था, और वो ये चीज़ देख करके बड़ा ही सरप्राइज होता है कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो बिना सर का है। But Jaffar's want was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warrant order a person arrest, then that person had to be arrested with or without his head. मिसेस जफर अपनी ड्यूटी से वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये अगर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो गया है कि इस व्यक्ति को पकड़ना है, तो चाहे वो बिना सर के हो या बिना पैर के, उसे पकड़ना उनका ड्यूटी था। There followed a remarkable scene as a policeman tried to get hold of a man who was become more and more invisible as he threw off one garment after another. वो बार बार उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास करता है। तभी क्या देखते हैं, उसने सारे कपड़े हवा में निकाल के फेंकने शुरू किए और धीरे धीरे वो इनविजिबल होने लगा। फाइनली a shirt flew into the air. फाइनली एक शर्ट हवा में उड़ने लगा एंड कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। कांस्टेबल बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था उसे पकड़ने के लिए और लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू बी कम फ्रॉम नाउवेयर। तभी उन्होंने पाया कि कहीं से क्या होने लगे, ब्लोज यानी घूंसे पड़ने स्टार्ट हो गए। वो दिख तो रहा नहीं था और उसके उन लोगों के ऊपर घूंसे पड़ने स्टार्ट हो गए। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियसनेस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट ऑन होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। इस तरह से लास्ट में जफर भी जो था कांस्टेबल, वो संघर्ष करते करते, स्ट्रगल करते करते वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसे नहीं पकड़ पाता। दे आर वेयर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। और वहाँ पे सभी लोग बहुत ही नर्वस थे और वो चिल्ला रहे थे उसे पकड़ो, बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। इस तरह से ग्रिफिन वहाँ बड़े आसानी से अदृश्य होकर के वहाँ से निकल लेता है और कोई उसे पकड़ नहीं पाता और ये कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। ले हैंड ऑन हिम यानी किसके हाथ में, उसे हाथ आना बड़ा ही मुश्किल था और इस तरह से अब वो किस तरह से किस तरह से लोगों के हाथ आएगा ये जानना बड़ा ही मुश्किल था। उसे कोई पकड़ नहीं पाया। तो यहाँ पर इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट के डिस्कवर को बताया गया। एक साइंटिस्ट जो बहुत ही इंटेलिजेंट था, जो अपने काम के लिए बड़ा ही पंक्चुअल था और शायद उसने जो डिस्कवर किया, जो उसने अपना एम बना के चल रहा था, उसने पूरा भी किया। लेकिन अपने इस डिस्कवर को यानी अपनी इस खोज को उसने इसका यूज़ नहीं किया, मिस यूज़ किया। उसने लोगों को परेशान किया और इस तरह से साइंस हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। यानी हमें इस साइंस का यूज करना चाहिए, उसका कभी मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर हमें यही बताता है। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और आपको जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आए वो मुझसे पूछेगा। इसके जो भी हार्ड वर्ड होंगे आप उसे फाइंड आउट करेंगे और मैं कुछ हार्ड वर्ड को आपको सेंड कर दूँगी और कल मैं इसे क्वेश्चन आंसर भी सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।